नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसके साथ साथ जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके बाद संकेत मिलने लगे हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। और इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके की स्थिति कोरोना के मामले में महाराष्ट्र में बनी हुई है उसके बाद जो वजह यह है कि जिस तरीके से कोरोना के बाद की स्थिति बनी हुई है, कोरोना जिस तरीके से महाराष्ट्र में फैल रहा है और महाराष्ट्र इस समय भारत में पहले नंबर पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में संक्रमित होने वालों की जो दर है वो 13 के ऊपर है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि पूरी दुनिया में केवल ब्राजील नाम का देश ही महाराष्ट्र से संक्रमण के मामले में आगे है। और ऐसी स्थिति में जब भारत के अंदर जो टोटल कोरोना मरीज हैं उनका 1/3 महाराष्ट्र में है, तब ये स्थिति जो बन रही है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत लेके आने वाली है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें पूरा का पूरा कंट्रोल उद्धव ठाकरे और उसके बेटे के पास है। और वैसी स्थिति में अगर इसके लिए अगर आलोचनाएं होंगी, लोग इसके लिए जिम्मेदारी ठहराएंगे, तो कांग्रेस को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और राहुल गांधी को ये कह चुके हैं कि आज की परिस्थितियों में हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उद्धव ठाकरे की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। और ये जो नेता मिले थे इनका अंदर खाने जो खबर आई है उनमें पृथ्वीराज चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक चव्हाण को भी राहुल गांधी का ही समर्थक कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया समर्थक जो गुट है वो ये कह रहा है कि अभी इस सरकार को चलने दिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार अगर हम समर्थन भी वापस लेंगे तब भी उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता का सुख भोगते रहेंगे, जो हमारे लिए नुकसान का सबब बनेगा। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी के नेता भी ये दिखाने लगे हैं कि वो उद्धव ठाकरे की जो नीतियां हैं उससे सहमत नहीं है। और ताज़ा मामला ये है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के लगातार 7 घंटे तक ट्वीट करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बार बार पूछा कि हम आपको 125 ट्रेनें देने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन आप हमें लिस्ट दीजिए, उनका डेस्टिनेशन बताइए, कितने लोग जाएंगे ये बताइए, जिससे हम आगे की व्यवस्था करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं पीयूष गोयल के जो काम है उसकी प्रशंसा प्रफुल्ल पटेल ने की, यानी कि एक ही सरकार के दो गठबंधन के साथी, एक है जो सीधे तौर पर तलवारें खींच कर बैठा हुआ और दूसरा है जो रेल मंत्री है उनकी पीठ थपथपाने का काम कर रहा है। तो सीधे तौर पर यह संदेश जाता है कि क्या एनसीपी ने भी मन बना लिया है उद्धव ठाकरे की कुर्सी के नीचे से अपना सहारा खींचने का। और इसका दूसरा संकेत शरद पवार की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और उसमें भी ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना की सरकार से एनसीपी भी तंग आ चुकी है। महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है, एनसीपी अपनी तरफ से कुछ और करने जा रही है, कांग्रेस कुछ और करने जा रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को ये लगता है कि शरद पवार और नरेंद्र मोदी का जो मिलन है वो एक न एक दिन होना है, गठबंधन एक दिन होना है। जिस तरीके के पहले भी संकेत मिल रहे थे उसके बावजूद कांग्रेस ने एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना की सरकार बनाई थी। लेकिन अब जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस को यह लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को उन राज्यों में भी उठाना पड़ेगा जहां के ये प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जो प्रदेश हैं जहां से लोग महाराष्ट्र में काम करने के लिए आते हैं। और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार महाराष्ट्र में सरकार द्वारा किया गया है उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, जिसके डर से कांग्रेस अपनी तरफ से ये कयास लगा रही है कि अब शिवसेना से समर्थन वापस लेने में ही उनकी भलाई है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी को भी ये लगता है कि अगर शिवसेना के साथ वो स्थिति चलते रहेंगे और जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अभी कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर रही है महाराष्ट्र में, जबकि पूरे भारत के अंदर ये अभी 1.5 लाख तक नहीं पहुंचे हैं। तो सीधे तौर पर 1/3 कोरोना के जो मरीज हैं वो महाराष्ट्र में है। और इसका मतलब ये है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोरोना का असर देखने को मिल रहा है वो महाराष्ट्र में है। और ऐसी स्थिति में ये दोनों ही गठबंधन की पार्टियों को ये लग रहा है कि कहीं कोरोना के चक्कर में उनकी भी पूरी राजनीति खत्म न हो जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर हम वापस ले लेंगे अपना समर्थन तो इस सब का जो नाकामयाबी है या जो लापरवाही है इसका का सारा जो दोष है केवल अकेले उद्धव ठाकरे के ऊपर हम आसानी से डाल सकते हैं।
और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं स्थिति और ज़्यादा भयावह होती है, जिसकी संभावनाएं अब ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि रोज़ 3,000 से ज़्यादा मरीज आने लगे हैं। स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि 33,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जिस तरीके का अभी तक पॉजिटिव इलाज चल रहा है और जो कि पूरे विश्व में अभी जो रेट है उससे बहुत ज़्यादा है। चाहे फ्रांस की बात की जाए, स्पेन जैसे देशों की बात की जाए, इटली जैसे देश की, अमेरिका की भी अगर बात की जाए तो अमेरिका में भी ये जो दर है ये 10% है, यानी कि जितने लोगों का टेस्ट होता है उसमें से पॉजिटिव कितने पाए जाते हैं। अमेरिका में 100 लोगों का अगर टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर 10 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये स्थिति 14 के आसपास है और आने वाले दिनों में ये बढ़ रही है। और इसका संकेत खुद उद्धव ठाकरे ने भी आज दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमें पता है कि राज्य के अंदर कोरोना के मरीज और बढ़ने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में कोई भी गठबंधन का जो सहयोगी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता है, अपनी पार्टी के फायदे की बात सोचता है। यही वजह है कि अब कांग्रेस और एनसीपी में खलबली मच चुकी है। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तक अप्रोच लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एनसीपी के नेता राज्यपाल से मिल रहे हैं या फिर केंद्रीय मंत्रियों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि पीयूष गोयल की तारीफ करके प्रफुल्ल पटेल ने किया और सीधा संकेत दे दिया कि उद्धव ठाकरे की जो सोच है केंद्र सरकार के प्रति या रेल मंत्रालय के प्रति, एनसीपी उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। बात की जाए कोरोना को लेकर अस्पतालों में क्या सिचुएशन है, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, तो उसका आज एक और वीडियो नीतीश राणे ने, जो कि विधायक हैं, उन्होंने जो वीडियो डाला उससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में मरीजों की कितनी बदतर हालत है। एक बेड के ऊपर एक लाश रखी हुई है और दूसरे बेड पर एक मरीज का इलाज चल रहा है, उसके साथ एक तीमारदार भी है। इससे पहले सयान हॉस्पिटल में भी ऐसे तमाम लाशों के वीडियो उन्होंने दिए थे। उसके बाद वहां पर सरकार की तरफ से बयान दिया था कि ये लापरवाही नहीं है, गलती से हो गया है। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर्स भी परेशान हो गए और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमें भी संक्रमण होने लगा है, हमारे लिए भी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, तो हमारा इलाज कहाँ होगा, हम कब तक इलाज करते रहेंगे। और ये जब स्थिति बनने लगती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास सबसे बड़ी जो चीज़ होनी चाहिए वो है उसका मनोबल। डॉक्टर के खुद के अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो मरीज का इलाज कैसे करेगा। अगर उसे ही ये डर होगा कि उसे भी कोरोना हो सकता है, और अब तक सयान हॉस्पिटल में 1.5 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स को ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके अलावा तमाम कर्मचारियों को, और तो और महाराष्ट्र की स्थिति तो ये है कि अब वहाँ के दूसरे मंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और ये बड़ा मंत्री है अशोक चव्हाण, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। तो ऐसी स्थिति में लोगों का मनोबल, डॉक्टर्स का मनोबल या स्टाफ का मनोबल कहां जाएगा, यह भी सोचने वाली बात है। और यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे ने केरल सरकार से डॉक्टर्स और नर्स की मदद मांगी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या केरल सरकार अपने डॉक्टर्स और नर्स की जिंदगी को दांव पर लगाकर उद्धव ठाकरे की बात को मानेगा, जबकि उद्धव ठाकरे की सरकार डॉक्टरों के प्रति जो रवैया अपना रही है, जो डॉक्टरी के साथ साथ जो मेडिकल स्टाफ है उसके साथ जो रवैया अपना रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद केरल के डॉक्टर और नर्सेज महाराष्ट्र आकर अपनी जान को जोखिम में डालना पसंद नहीं करेंगे। और जैसा कि अभी रिपोर्ट है कि डॉक्टर्स के अलावा अस्पतालों में बेड नहीं है और बेड डॉक्टर्स के लिए भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल का ये न्यूज़ आया है कि वहाँ पर जब ये पाया गया कि उसके जो कैंटीन थी, कैंटीन के स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसकी कैंटीन बंद कर दी गई और इस जो हॉस्पिटल है उसमें मरीजों के लिए जो खाना आ रहा है वो अब आ रहा है गुरुद्वारे से। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार किस लेवल तक फेल हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी जो सरकार के साथ खड़ा हुआ है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको बदनामी झेलनी पड़े। एनसीपी के भी एक मंत्री को पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनके पूरे के पूरे करीब 11 से 12 स्टाफ को वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसमें 5-6 पुलिस वाले भी थे। हालांकि जो मंत्री हैं वो तो ठीक हो गए हैं, लेकिन इससे लोगों को भी ये समझने में आ रहा है कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो जब अपने मंत्रियों को नहीं बचा पा रही है, डॉक्टर्स को नहीं बचा पा रही है, अस्पतालों को मैनेज नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सरकार का लोग भी क्या करेंगे। और यही वजह है कि एनसीपी और कांग्रेस अब इस गिरती हुई सरकार की साख से दूर हट जाना चाहते हैं। जो कहावत है ना कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले कूद कर भागते हैं, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले पता चलता है कि ये जो जहाज है वो निश्चित तौर पर डूबने वाला है।
और इस डूबते जहाज का जो कप्तान है उद्धव ठाकरे या फिर उसका जो सहयोगी है संजय राउत, ये इतने ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा निर्लज्ज हो चुके हैं कि जो राज्य अपने राज्य के जो लोगों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, अपने राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अच्छी तरीके से इलाज करा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मामलों को रोक पाने में हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों पर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा उंगलियां उठा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं और उनको हिटलर तक की उपमाएं दे रहे हैं। इसको भी महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है और देश की पूरी राजनीति भी देख रही है। कांग्रेस को भी लगता है कि ऐसे समय में अगर हम महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर अगर यूपी और बिहार में हमें नुकसान होगा तो नुकसान महाराष्ट्र में भी होगा, क्योंकि कांग्रेस ये समझती है कि शिवसेना का आज जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर पूरा कब्जा है। जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के द्वारा हो रहे हैं या फिर थोड़े बहुत निर्णय उप मुख्यमंत्री के हाथ में है जो कि एनसीपी के पास है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि इससे तो अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप को पाक साफ बता दें और हम ये कह दें कि हमने महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए अपनी जो सत्ता है उससे अपने आप को अलग कर लिया और हम नहीं चाहते कि इस बदनामी को हम झेलें। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी को ये पता है कि अगर वो इस शिवसेना सरकार से समर्थन वापस भी लेती है तब भी उसके पास एक ऑप्शन बचा रहता है और वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब इस बार कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस भयावह स्थिति में किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए राजी नहीं होगी और उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा, सारा का सारा कंट्रोल राज्यपाल के पास होगा। वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में कोई नई सरकार बनती भी है तो उसके लिए भी इन जो परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं उनको आसानी से काबू में करना मुश्किल होगा और वैसी स्थिति में उन्हें भी बदनामी झेलनी पड़ेगी। हालांकि जिस तरीके से अभी जो कुछ चल रहा है डॉक्टर्स के साथ जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण हो रहा है उसके लिए तो अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव ठाकरे हैं और उनकी पूरी की पूरी पार्टी है जो अपने घमंड की वजह से, अपनी जो अमानवीय उनकी सोच है उसकी वजह से आज उन्होंने महाराष्ट्र को किस संकट में डाल दिया है कि महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की जो दर है आज दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गई है। हालांकि देश के हिसाब से भारत की जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की दर है वो अभी भी बहुत कम है, ये 5 से कम है, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है और भारत के अंदर जो 4 प्रमुख राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनमें भी जो बाकी के 3 राज्य हैं, चाहे गुजरात की बात की जाए या दिल्ली की और राजस्थान की, इनसे भी ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो है महाराष्ट्र के अंदर। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में स्थितियाँ कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और अभी भी महाराष्ट्र के लोग भी भारतवासी हैं और हम सभी ये चाहेंगे कि इस स्थिति को सुधारा जाए और लोगों की ज़िंदगी से इस तरीके का खिलवाड़ न किया जाए। आपको राजनीति करनी है, राजनीति बाद में कर लेना, लेकिन इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार और बाकी जो अन्य घटक हैं उनके साथ मिलकर आप सीधे तौर पर इस कोरोना की महामारी से लड़िए और डॉक्टर्स को और जो नागरिक हैं महाराष्ट्र में या जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको सही तरीके से स्वास्थ्य लाभ कराइए। जय हिंद, जय भारत।